आंख कान खोल के। शुरुआत राजस्थान की खबर से करेंगे। राजस्थान के बारां में कई दुकानों में आग लग गई, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा है, क्योंकि दो गुटों की आपसी लड़ाई में ये पूरा इलाका सुलगता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दो गुटों में चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद से ही तनाव बढ़ गया और इसके बाद एक इलाके की दर्जन भर दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सिर्फ इतना नहीं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, हालात काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन उपद्रवियों को हटाने में काफी मशक्कत पुलिस करती हुई नजर आई। इसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बारां के एसपी, कलेक्टर, आईजी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन हालात तब बिगड़ देते हुए नजर आए जब पुलिस और दमकल की गाड़ियां अब यहां पर मौजूद थी और उन पर पथराव किया गया। बड़ी तादाद में पुलिस की नियुक्ति की गई और यहां पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी लगातार हो रही है। इलाके में अभी भी तनाव के हालात हैं, पुलिस नजर बनाए हुए है। घटना पे है ना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी समुदाय के लोगों को कि अपने अपने घरों में जाकर के शांति बनाए रखें और जो भी है ना, जिसकी भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और अभी बिल्कुल शांति बनाए रखें। हिंसा फैलाने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है और उनके मौजूद पक्ष के लोग आके हमसे वार्ता करें और हम इसको पूरा शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हमने इम्पोज कर दिया है, हम आपसे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों पर जाएँ। आगे बढ़ते हुए अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां से एक दिलचस्प खबर सामने आई। जहां पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी सिलसिले में पुलिस ने छापेमारी करके 2 क्विंटल जलेबी और समोसे जब्त किए। सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हैरानी की बात नहीं कि पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवार इसी तैयारी में थे। शराब से लेकर मिठाई तक का इंतजाम है और हसनगंज पुलिस ने एक प्रधान प्रत्याशी के घर पर छापेमारी की। 2 क्विंटल जलेबी, 1000 के करीब समोसे यहां से जब्त किए गए। इसके अलावा मिठाई बनाने का सामान यानी कि मैदा, घी, चीनी जैसे सामान भी यहीं से बरामद हुए। जैसी जरूरत होती और बनाए जाते। उम्मीदवार और उसके 10 समर्थकों पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। 10/4/2021 को थाना हसनगंज अंतर्गत ग्राम पिछवाड़ा में ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने बिना कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करके वहां काफी भीड़ इकट्ठा कर लिया था तथा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था। इस बात की सूचना पा करके पुलिस वहां पहुंची और कोविड का पालन न करने का और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई की जा रही है, सतर्क किया जा रहा है। यूपी के पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर की उम्मीदवारी यूपी जिला पंचायत चुनाव से रद्द कर दी गई है। सेंगर, जो कि 2018 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द की गई है। हालांकि 8 अप्रैल को बीजेपी की ओर से जारी उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची में संगीता सेंगर को प्रत्याशी घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट देने का मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद ही पार्टी ने फैसला बदला और फिर संगीता सेंगर का टिकट काट दिया गया। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया था, मीडिया में भी ये मामला उछला, जिसके बाद संगीता सेंगर का टिकट काटा गया। बात कोरोना की। देश में बेकाबू हो चुके कोरोना से लोग दहशत में हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,52,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 838 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र रोजाना 53,000 से ज्यादा यहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। 50,000 के आसपास रोजाना का आंकड़ा है। पंजाब में 3,000 केसेस सामने आए हैं। गुजरात में 5,000 से ज्यादा नए केस सिर्फ 24 घंटे में सामने आए। मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर अंदाजा लगाइए कोरोना खतरनाक स्थिति से बढ़ रहा है और बेकाबू होते कोरोना को आप और हम रोक सकते हैं सावधानी के ही जरिए। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल पूछे हैं। वैक्सीन के इंतजाम को लेकर भी, कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर भी, लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है।
बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार है। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे, आप ये रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत होगी। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, लॉकडाउन अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात किस तरीके के हैं, देखिए आदित्य नायर की रिपोर्ट। सरकार ने कल रात को काफ़ी सारे कर्ब्स हैं जिसको अनाउंस किया है। उस कर्ब्स में ये भी कहा गया है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स या रिलीजियस जगह हैं वहाँ पे अब ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम किया जाएगा। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ भैरव मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ और यूजुअली संडे को यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो आते हैं, पर आज के दिन देखा जा रहा है कि जो लोगों की जितने लोग आए हुए हैं उसमें काफ़ी सारी कमी देखी जा रही है। और ये भी नोटिस किया जाएगा कि कैसे इस मंदिर में अब जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पर अभी भी जो है जितने लोग इस मंदिर में आ रहे हैं, जो नंबर्स देखा जा रहा है वो काफ़ी हाई ही माना जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी 100 लोग हैं जो इस मंदिर में आज संडे के दिन भी आए हुए हैं। और ये तब जब, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केसेस जो हैं देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 7,800 से भी ज़्यादा केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में देखा गया है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 1-1.5 लाख के आसपास केसेस अब डेली बेसिस पे देखा जा रहा है। आसपास आप इस मंदिर के भी बाहर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, कितने ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं जिसमें लोग अब आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। पर यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात कि अगर ऐसे मंदिर खुले रहे, रेस्टोरेंट्स खुले रहे तो कब तक कोरोना वायरस के केसेस पे काबू पाया जाएगा और कैसे इन सारे केसेस को दिल्ली में कंट्रोल में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली से आदित्य नायर की रिपोर्ट आपने देखी। अब 24 घंटे में 10,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जो कि फिक्र वाली बात है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं महाराष्ट्र के। लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में एक राहत की खबर आई है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र जो कि देश का सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने 1 करोड़ का यह आंकड़ा क्रॉस किया है। महाराष्ट्र में अब तक 1,38,421 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दुनिया में सबसे ज्यादा देश में, हिंदुस्तान में ही चल रहा है सबसे तेजी से और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। महाराष्ट्र के अच्छी मेडिकल सुविधा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के दिन रात मेहनत का ये नतीजा है, जिसके चलते महाराष्ट्र में तेज गति से कोरोना वैक्सीन दी जा रही है लोगों को और ये टीकाकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वैक्सीनेशन सेंटर पर फिलहाल है, जहां पे जो सबसे बड़ा ऐसा जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है। और इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी वो कल से, यानी कि कल कुछ 9,000 डोसेजेस यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, जिसके बाद कल, आज और आने वाला कल, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार तक के लिए डोसेजेस अवेलेबल है। ये बताया जा रहा है। हाँ, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं तादाद कम हुई है, जहाँ पे पूरे राज्य में 55,000 के आसपास वैक्सीनेशन ड्राइव होता था, लोगों का ड्राइव होता था, वो कहीं ना कहीं 21,000 तक का आसपास ऐसे कुछ पहुँचा है।
मुंबई की अगर हम बात करें, ये मुंबई के आंकड़े हैं जहाँ पे 55,000 से 21,000 ऐसे पहुँचते थे। पर हाँ देखिए, ये नज़ारा है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वैक्सीनेशन सेंटर का, जहाँ पे टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है लोगों को। वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, शुरू है वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे बीकेसी में, जहाँ पे लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आज संडे है, इसलिए भी लोगों की भीड़ थोड़ी दिखाई दे रही है। ये फिलहाल की स्थिति हमें मुंबई की दिखाई दे रही है, जहाँ पे टीकाकरण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के कोविड सेंटर में जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं उर्वशी कोना, इंडिया न्यूज के। और इसी बीच महाराष्ट्र के धुले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। एक कोरोना संक्रमित मरीज के शव को ले जाने के लिए कचरा गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि 70 साल के कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। उनकी मौत घर पर हुई, लेकिन उनके लिए शव वाहन का इंतजाम नहीं हो पाया। आखिरकार गांव पंचायत की कचरा वाहन में मृतक के शव को ले जाया गया और तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अस्पताल में कोरोना मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें कुर्सी पर बिठाकर उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उस्मानाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और यहां 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और नतीजा अब ये कि अस्पताल फुल हो चुके हैं, बेड की संख्या बची नहीं है, बेड सब व्यस्त हैं। ऐसे में कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन मरीज को दिया गया। और उधर यूपी सरकार कोरोना को लेकर सख्त है। सीएम योगी ने नए स्ट्रेन को लेकर चिंता जताई और लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की सलाह भी दी। और उसके तीव्र संक्रमण ने एक चिंता व्यक्त की, एक चिंता हम सबके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। ये तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए, वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा शख्स एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तेजी से कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने का काम किया है कि जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, वहां पर एक बार में 5 ही लोग सिर्फ प्रवेश करें ताकि संक्रमण से उनको बचाया जा सके। हालांकि काफी अहम फैसला है क्योंकि ये रमजान और नवरात्र से पहले लिया गया है, क्योंकि नवरात्र और रमजान में देखा गया है कि आमतौर पर ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में काफी अहम फैसला है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ का जो निगोआ कस्बा है और उसकी ये जामा मस्जिद है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो फैसला लिया गया है कितना अहम फैसला और संक्रमण से कितना लोग इससे बच सकेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम जी, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने एक फैसला लिया है, ट्वीट के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि जो भी धर्म स्थल है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे और भी स्थल हो, एक बार में सिर्फ 5 लोग ही अंदर प्रवेश करें। ऐसे में क्या लगता है कितना अहम फैसला और कितना अच्छा है ये कोरोना को देखते हुए, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है? बेहतर फैसला है जी। क्या लगता है जिस तरह से अभी रमजान आने वाले हैं, रमजान के पाक महीने शुरू होने वाले हैं, ऐसे में कितना बेहतर रहेगा? क्योंकि रमजान में देखा गया है आमतौर पर काफी भीड़ हो जाती है मस्जिदों में। जी, भीड़ हो जाती है, लोग अल्लाह के से दुआ करते हैं। ऐसे में कितना ख्याल रखेंगे इसको? कोशिश की जाएगी कि पूरा ख्याल रखें। आप बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, बताइए कि इस फैसले से क्या लगता है कि कितना अच्छा फैसला है? बहुत ही बढ़िया फैसला है और इससे कोई हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इबादत तो हम लोग घर पे रहकर भी सब लोग कर लेंगे, क्योंकि बीमारी का माहौल, ये वबा के माहौल चल रहा है, इससे हमको सबको बचना है। तो बेहतर यही रहेगा कि हम लोग जो है घर में रह के इबादत करेंगे और
कम से कम लोग जो है मस्जिद में आके इबादत करेंगे। अच्छी बात कही है यहाँ के जो मस्जिद में जो देखरेख करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही आरिफ जी ने कि लोग घर पर रहकर भी इबादत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। आप सही सलामत रहें, इसीलिए सख्ती बढ़ाई गई है। और इस बीच यूपी पुलिस की जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ गई है और यूपी पुलिस सख्त भी है। कानपुर में एक लड़के ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया तो पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। लड़के को लाठी डंडे से जमकर मारा गया। गलती ये थी कि लड़के ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इसके बाद पुलिस वाले ने उसकी खूब मरम्मत की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखने के बाद मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ गई है। भोपाल में हालात किस तरीके के हैं, बता रहे हैं संवाददाता कुलभूषण। 60 घंटे का लॉकडाउन है, सोमवार सुबह 6 बजे तक। और जिन जिलों में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे 19 अप्रैल और 22 अप्रैल तक लॉकडाउन है। हम आपको राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कल सुबह 6 बजे लॉकडाउन समाप्त होगा, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो सड़क है वो पूरी सुनसान है और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि जिनको काम है वही अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना से डर यहाँ पे जरूर लगने लगा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन अरविंद साहू से कहूँगा कि वो तमाम जो बैरिकेडिंग है, ये चौराहा है, इस चौराहे की तमाम बैरिकेडिंग को वो दिखाएं कि जो सड़क है वो काफ़ी सुनसान यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि संक्रमित मरीजों के अगर आंकड़े की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक जो है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। यहाँ पे मृत्यु दर में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों की मृत्यु जो है मध्य प्रदेश में होती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को बेड मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो मरीज संक्रमित हो रहा है उनको लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। कुछ लोग घरों से जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। अब इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी है। सूत्र बताते हैं कि वैक्सीन की कमी वाले रिपोर्ट्स के बीच में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। इसमें अक्टूबर तक देश में कोविड-19 के 5 और टीके उपलब्ध हो जाएंगे। रूस की स्पुतनिक की वैक्सीन अगले 10 दिन के अंदर अप्रूवल उसे दिया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि 2021 की तीसरी तिमाही तक 5 और टीके भारत में उपलब्ध हो जाएंगे। इनमें जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स भी शामिल हैं। साथ ही भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन भी आ सकती है। जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है। अब जब वैक्सीन की कमी को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा है और 5 नए टीके अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे बाद में अप्रूवल के, तो ऐसे में राहत की ही खबर है। इस बीच प्रधानमंत्री ने खास अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज से टीका उत्सव की शुरुआत भी हुई। 11 से 14 तक टीका उत्सव मनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन जगह जगह से रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आप देखिए। गाँव सबको इंजेक्शन लगवाएं, वो ज़्यादा अपने देश के लिए फायदे की बात है। सब ठीक रहेंगे। आप और लोगों को मोटिवेट करेंगे? आप भी पहले भी बहुत मोटिवेट कर रहे थे, अब भी यही कह रहे हैं कि सब जाए इंजेक्शन लगवाओ, सबके लिए अच्छा है। अच्छी बात है, सबको लगाना चाहिए। सबको लगाना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए। लोग भी आ रहे हैं, अब तो ज़्यादा आ रहे हैं। जब से ये हुआ है ना, बीच में कम हो गए थे, अब ये जैसे बढ़े ज़्यादा मरीज, वो बड़ी लाइन लग रही है कम। अब कल भी आए, कल भी हमारा नंबर नहीं आया। आज आया, मोदी जी की बड़ी मेहरबानी है, ये काम कर रहा है। लोगों को ये कि आप उधर जाइए, काफ़ी अच्छा सरकार का रिस्पॉन्स है, डरो मत इस चीज़ से, यही करेंगे। कोरोना के बाद आगे बढ़ते हुए खबर एंटीलिया केस से जुड़ी हुई है। सचिन वाजे के करीबी रियाज काजी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटीलिया केस में रियाज काजी पर विक्रोली, साकेत सोसाइटी समेत कई जगहों से सीसीटीवी और डीवीआर नष्ट करने का आरोप है। रियाज काजी से एनआईए ने कई बार पूछताछ की है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। बताया जा रहा है कि रियाज काजी को एनआईए ने साजिश में शामिल होने
और सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाने के आधार पर ही गिरफ्तार किया। जिलेटिन मामले में सचिन वाजे के बाद अब दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है फिलहाल रियाज काजी की, जिसे 16 अप्रैल तक को एनआईए की कस्टडी में दिया गया है। बता दें कि एनआईए के इसी दफ्तर में लगातार रियाज काजी के साथ कई बार पूछताछ का सिलसिला हुआ, जहां पर रियाज काजी पर आरोप ये है कि उन्होंने कई सारे मुख्य एविडेंसेस को मिटाया है और उन मुख्य एविडेंसेस में विक्रोली सहित साकेत बिल्डिंग जिसमें खुद सचिन वाजे रहते थे वहां की सीसीटीवी फुटेजेस को मिटाने के उन पर संगीन आरोप है। इसके अलावा बता दें कि 16 अप्रैल तक की हिरासत में उन्हें रखा गया है। एनआईए आज उन्हें हॉलिडे कोर्ट पर लेकर गई थी, जहां पर अब सचिन वाजे के बाद ये बहुत बड़ी दूसरी गिरफ्तारी होगी पूरे एंटीलिया जिलेटिन मामले में। बता दें कि सचिन वाजे से लगातार पूछताछ हो रही है और अब जब रियाज काजी को अरेस्ट किया गया है तो इससे ये साफ होता है कि इस पूरे मामले में जो भी एविडेंसेस को मिटाया गया था अब वो शायद कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई डिटेल्स भी बाहर आ सकती हैं। शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सवाल यही, रियाज काजी के बाद अब और कितने नाम? इस बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों।